इटली की बोलोग्ना यूनिवर्सिटी को आज दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी माना जाता है, जो आज भी खड़ी हुई है। इस यूनिवर्सिटी का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था और इससे लगभग 100 साल बाद इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ था। भारत में जिन लोगों ने इतिहास को अच्छे से नहीं पढ़ा है, उनके लिए दुनिया में यूनिवर्सिटीज का इतिहास यहीं से शुरू होता है। उनके लिए ऑक्सफोर्ड से अच्छा और बोलोग्ना यूनिवर्सिटी से पहले कोई भी विश्वविद्यालय दुनिया में नहीं था। लेकिन भारत में अधिकतर लोगों ने जो इतिहास पढ़ा हुआ है या जो वो मानते हैं, उससे 500-600 साल पहले भारत में एक बेहतरीन विश्वविद्यालय बना हुआ था। और इस विश्वविद्यालय की महानता इतनी ज्यादा है कि अगर आज हम और आप उस विश्वविद्यालय के खंडहरों को भी देखते हैं और उन टूटी दीवारों के आसपास घूमते हैं, तो हमें सदियों बाद भी गर्व महसूस होता है। इस विश्वविद्यालय में दुनिया के 10 से भी ज्यादा देशों के 10,000 स्टूडेंट्स एक साथ रह करके उसमें पढ़ा करते थे, जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का निर्माण भी नहीं हुआ था। भारत से बाहर पूरे एशिया को बौद्ध धर्म और आयुर्वेद से लेकर के अंतरिक्ष तक बहुत से अलग अलग विषयों के बारे में बताने वाली इस यूनिवर्सिटी से अब 10 किलोमीटर की दूरी पर अब फिर से उस महानता को, उस इतिहास को और उस भव्यता के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सहेजने का प्रयास शुरू किया गया है, जो आज से 800 साल पहले इस विश्वविद्यालय के खत्म होने के साथ ही भारत में गायब हो गई थी। दुनिया की सबसे पुरानी रेजिडेंटल यूनिवर्सिटी का इतिहास, इसके खत्म होने की कहानी और फिर इसको ढूंढने का प्रयास और उसके बाद इस महान विश्वविद्यालय का रिवाइवल किस तरह से चल रहा है, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी 5वीं शताब्दी से कुमारगुप्त प्रथम के समय से शुरू होती है, लेकिन इस जगह के इतिहास पर अगर बात शुरू करें तो हमें भगवान बुद्ध के जन्म से भी पहले के समय में जाना पड़ता है। हालांकि लिखित रूप से 5वीं शताब्दी से पहले का बहुत कम ही प्रमाण हमें आज उस जगह के बारे में मिलता है जहाँ पर विश्वविद्यालय बनाया गया था। एक कहानी यह सुनने को मिलती है कि जिस जगह पर यह विश्वविद्यालय बनाया गया था, वहाँ पर आम का एक बागीचा हुआ करता था, जिसे कुछ व्यापारियों ने भगवान बुद्ध को तोहफे में दिया था। पारविका नाम के इस बगीचे से ही नालंदा में भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। और कुछ ग्रंथों में तो यह भी बताया गया है कि भगवान बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य शारिपुत्र का जन्म नालंदा में ही हुआ था और यहीं रहते हुए शारिपुत्र ने निर्माण प्राप्त किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का लिखित इतिहास 5वीं शताब्दी में प्रारंभ होता है। साइट पर खोजी गई एक मुहर शुक्रादित्य नामक एक राजा को इसका संस्थापक बताती है और इसकी नींव का श्रेय देती है। इतिहासकारों के अनुसार ये शुक्रादित्य कुमारगुप्त प्रथम थे, जिन्होंने 427 ईस्वी के आसपास नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। और इस बात को ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में मिली बातों के कारण भी सबसे ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है कि कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। नालंदा में पाए गए शिलालेखों से पता चलता है कि यहाँ पर शिक्षा को अपना समर्थन देने के लिए कई राजाओं ने सैकड़ों गाँव दान में दिए थे और इसे 8वीं शताब्दी से पाल डायनेस्टी के राजाओं से कई उपहार भी प्राप्त हुए थे। हर्षवर्धन ने स्वयं 100 गाँव दिए और इनमें से प्रत्येक गाँव के 200 परिवारों को संस्था के भिक्षुओं को चावल, मक्खन और दूध जैसी आवश्यक दैनिक आपूर्ति प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। इस सहायता और अनुदान के कारण ही नालंदा विश्वविद्यालय अगले 800 सालों तक चलता रहा और यहाँ आने वाले किसी भी स्टूडेंट को कभी भी कोई फीस नहीं देनी होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ पर स्टूडेंट्स एक जगह पर रहकर अपनी पूरी पढ़ाई किया करते थे। यानी कि आज जिस व्यवस्था को हम हॉस्टल बोलते हैं, वो सब कुछ सबसे पहले इसी विश्वविद्यालय से शुरू हुई थी। अपने सबसे अच्छे दौर में इस विश्वविद्यालय में एशिया के लगभग सभी देशों से 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ाई करते थे और भारत के सबसे महान 1500 टीचर्स इन स्टूडेंट्स को आयुर्वेद से लेकर अंतरिक्ष तक हर विषय पढ़ाया करते थे। जानकार बताते हैं कि इस विश्वविद्यालय में 7 विद्यार्थियों पर औसतन एक टीचर हुआ करता था और यही कारण है यहाँ पर पढ़ रहे सबसे आखिरी स्टूडेंट को भी पहले स्टूडेंट की तरह का ज्ञान और समय अपने टीचर से मिलता था। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और विश्वसनीय जानकारियां हमें आज चीनी यात्री ह्वेनसांग के लिखे ग्रंथ में मिलती है, जो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए 16,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद 630 AD में भारत पहुंचे थे और उन्होंने अगले 15 सालों का समय भारत में बिताया था। नालंदा में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जहाँ उन्हें मोक्षदेव का भारतीय नाम मिला और उन्होंने उस समय संस्था के प्रतिष्ठित प्रमुख शीलभद्र के मार्गदर्शन में अध्ययन किया था। भारत से जाते समय ह्वेनसांग अपने साथ 657 मैन्युस्क्रिप्ट ले गए थे, जिनमें से 74 का अनुवाद अलग अलग भाषाओं में उन्होंने खुद किया था और बाकी सभी मैन्युस्क्रिप्ट अलग अलग समय में चाइनीज भाषा में ट्रांसलेट हुई। और दलाई लामा ने कहा था कि नालंदा से आई उन मैन्युस्क्रिप्ट के जरिए ही चीन में बौद्ध धर्म को अपनी जगह मिली थी। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य कुमारगुप्त के बाद भी अगले कई राजाओं ने जारी रखा था और एक समय में इस विश्वविद्यालय में 8 कंपाउंड थे और सभी बिल्डिंग्स का निर्माण लाल ईंटों के जरिए हुआ था। कई इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि यह विश्वविद्यालय एक समय में 10 किलोमीटर लंबे और 5 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। इस विश्वविद्यालय के चारों तरफ अलग अलग एंट्रेंस गेट हुआ करते थे और जो भी स्टूडेंट इस विश्वविद्यालय में नामांकन दाखिल करने के लिए आते थे, उन्हें सबसे पहले एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता था और इसकी शुरुआत गेट पर खड़े चौकीदारों से शुरू हो जाती थी। गेट पर खड़े चौकीदार अलग अलग विषयों में सबसे पढ़े लिखे और पारंगत लोग हुआ करते थे, जो यहाँ आने वाले नए स्टूडेंट से सवाल जवाब करने के बाद ही यह डिसाइड कर लिया करते थे कि कौन सा स्टूडेंट्स विश्वविद्यालय में प्रवेश हासिल करने के लायक है और किस स्टूडेंट को प्रवेश नहीं देना चाहिए। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा को अलग अलग चरणों में पूरा किया जाता था। प्रवेश लेने के लिए आने वाले स्टूडेंट को संस्कृत भाषा का ज्ञान और बौद्ध धर्म की जानकारी होना
जरूरी था और चौकीदारों से अनुमति मिलने के बाद विश्वविद्यालय के टीचर्स भी उनका मूल्यांकन किया करते थे। सभी चरणों में पास होने के बाद स्टूडेंट्स को दुनिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी में बिना कोई फीस या दान दक्षिणा के पूरी शिक्षा हासिल करने का मौका मिलता था। इस विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, चिकित्सा, बौद्ध धर्म, गणित, व्याकरण, खगोल विज्ञान और भारतीय दर्शन जैसे बहुत से अलग अलग विषयों के बारे में पढ़ाया जाता था। आर्यभट्ट जैसे बड़े बड़े विद्वान इस विश्वविद्यालय के प्रमुख रहे थे, जिनकी देखरेख में इस विश्वविद्यालय ने अपना सबसे शानदार समय बिताया था। इस विश्वविद्यालय का पुस्तकालय धर्मगंज उस समय दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय था, जिसमें 90 लाख से ज्यादा किताबें और मैन्युस्क्रिप्ट थी और इनमें से हर किताबों में हर तरह के विषय की जानकारी लिखी हुई थी। इतिहासकारों का मानना है कि इस विश्वविद्यालय पर अलग अलग समय में 3 से 4 बार आक्रमण हुआ था और इसकी शुरुआत हूणों ने की थी, लेकिन आक्रमण के बाद इस विश्वविद्यालय को फिर से उसी तरह से बना लिया जाता था और सब कुछ पहले की तरह चलता रहा। मगर फिर साल 1193 में इस विश्वविद्यालय पर अफगानिस्तान से आए एक वहशी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने हमला किया और पूरे विश्वविद्यालय को जला करके खाक कर दिया। विश्वविद्यालय में रहने वाले लोगों को मार दिया गया, मूर्तियों को तोड़ दिया गया और सबसे बड़ा नुकसान जो इस हमले में भारतीय परंपरा और संस्कृति को हुआ था वो ये है कि बख्तियार खिलजी के सैनिकों ने इस विश्वविद्यालय की प्रसिद्ध लाइब्रेरी को भी आग के हवाले कर दिया था, जिसमें 90 लाख किताबों में बंद वो खजाना हमेशा के लिए खत्म हो गया। बख्तियार खिलजी ने इसके बाद बिहार की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटीज पर भी हमला किया था, लेकिन उसने ये सब कुछ क्यों किया था और उसका क्या मकसद था, इसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों के पास अपनी अलग अलग कहानियां हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि यह हमला एक्सीडेंटली बिना सोचे समझे ही हुआ था। इसके पीछे मुस्लिम आक्रांताओं का एक मकसद ये था कि उन्हें भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से खत्म करना था और इसलिए पहले मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा करके दिल्ली पर अधिकार किया। उसके अगले साल बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ और बाद में अगले 650 सालों तक भारत मुस्लिम आक्रांताओं का ही गुलाम बना रहा। मिनहाज सिराज ने अपनी किताब तबाकत-ए-नासिरी में बख्तियार खिलजी के इस आक्रमण का पूरा परिचय दिया है। उनके अनुसार विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी से 3 महीनों तक आग की लपटें कम नहीं हुई थी। मिनहाज सिराज ने खिलजी के सैनिकों के वहशीपन का वर्णन भी किया है और ये भी बताया कि किस तरह से 200 घुड़सवारों ने विश्वविद्यालय में रहने वाले लगभग सभी लोगों को मार दिया था। इस आक्रमण से जो लोग बच गए थे वो बची खुची मैन्युस्क्रिप्ट लेकर के तिब्बत चले गए थे। बौद्ध भिक्षु ध्यानभद्र, जिनका जन्म 1289 में हुआ था, वो 8 वर्ष की उम्र से ही नालंदा में पढ़ने के लिए गए थे। तो इस बात से पता चलता है कि 13वीं शताब्दी के अंत तक विश्वविद्यालय अच्छे से चल रहा था। मगर फिर धीरे धीरे लोग खिलजी के हमले को भी भूल गए और मुगल साम्राज्य का समय शुरू होने के बाद धीरे धीरे भारत में नालंदा विश्वविद्यालय का प्रभाव भी खत्म होना शुरू हो गया। भारत में बौद्ध धर्म फिर कभी उस तरह देश की शिक्षा व्यवस्था पर इम्पैक्ट नहीं डाल पाया जिस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय के समय में हुआ करता था। इसके पतन के बाद जब तक फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन ने 1811-1812 में इस स्थल का सर्वेक्षण नहीं किया था, तब तक नालंदा को काफी हद तक भुला दिया गया था। आसपास के लोगों ने इस विश्वविद्यालय के स्थान पर नए गांव और घरों का निर्माण कर लिया था। हालांकि हैमिल्टन ने मिट्टी के टीलों और इस मलबे को प्रसिद्ध नालंदा से नहीं जोड़ा था, पर भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी खोज की शुरुआत यहाँ से हो गई थी। बिहार में बिखरे हुए खंडहरों और टीलों को देख करके 1847 में मेजर मार्कम किट्टो ने सबसे पहले जगह को नालंदा विश्वविद्यालय से जोड़ करके देखा था। अलेक्जेंडर कनिंघम और नवगठित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1861-1862 में एक आधिकारिक सर्वेक्षण किया था। एएसआई द्वारा खंडहरों की व्यवस्थित खुदाई 1915 में शुरू हुई और 1937 में समाप्त हुई थी। कनिंघम में व्योमसांग का यात्रा वृत्तांत सुयोगी पढ़ने के बाद ये पता लगाया था कि ये वही जगह है जहाँ पर कभी प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय मौजूद था, जिसके बारे में व्योमसांग ने बताया था। आजादी के बाद 1974 से 1984 के बीच भी नालंदा विश्वविद्यालय की जगह के आसपास खुदाई हुई थी और अभी तक 10 अलग अलग कक्षाएं, सारिपुत्र मेमोरियल बौद्ध स्तूप और एक कुएं के साथ साथ एक बड़ा प्रांगण प्राप्त हुआ है। जानकार मानते हैं कि अभी तक सिर्फ 10% हिस्से की खुदाई पूरी हुई है और अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिस जगह में दबा हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण उस स्थान का पता अभी तक नहीं चल पाया है जहाँ उस महान पुस्तकालय के होने की बात व्योमसांग ने अपने ग्रंथ में बताई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की खुदाई में मिली मूर्तियाँ, सिक्के और बाकी अलग अलग चीजों को म्यूजियम में रखा गया है और इनमें से एक भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा है जिसका निर्माण नालंदा विश्वविद्यालय के कुछ स्टूडेंट्स ने किया था और इसमें भगवान बुद्ध को 7 कमल के फूलों पर बैठा हुआ दिखाया गया था। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने इस मूर्ति को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया था, लेकिन उस समय कोई जरिया उसके पास नहीं था जिससे उस मूर्ति को अपने साथ उठा करके ले जा सकता था और इसलिए उसने गुस्से में मूर्ति में बने 5 फूलों और भगवान बुद्ध के कुछ अंगों को तोड़ करके मूर्ति को वहीं पर फेंक दिया था। 800 सालों तक बिल्कुल इग्नोरेंस में रहने के बाद साल 2006 में पहली बार डॉक्टर कलाम साहब ने इस विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव रखा था और यहाँ पर एक नई यूनिवर्सिटी बनाने का प्रयास इस प्रस्ताव के बाद शुरू हुआ था। साल 2010 में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय एक्ट भी पास किया था। साल 2011 में नए विश्वविद्यालय के लिए पुराने विश्वविद्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर बिहार सरकार ने 455 एकड़ की जमीन का टुकड़ा केंद्र सरकार को सौंप दिया था। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और बाकी एशियाई देशों के सहयोग से इस बड़े स्थान पर एक नए विश्वविद्यालय का काम शुरू किया गया था। साल 2014 से कुछ सीमित कोर्सेज और कुछ स्टूडेंट्स को लेकर के नए विश्वविद्यालय को पहली बार दुनिया के लिए
खोल दिया गया था। साल 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था। साल 2017 से नए विश्वविद्यालय पर काम शुरू हुआ था, जिसे 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, मगर कोविड की वजह से बीच में काम रुक गया था। आज नए विश्वविद्यालय में 2 एकेडमिक ब्लॉक, 300 सीटों का एक ऑडिटोरियम, 550 स्टूडेंट्स के लिए एक हॉस्टल और 1000 स्टूडेंट के लिए डाइनिंग हॉल की बेहतरीन व्यवस्था है। खबरों के अनुसार इस विश्वविद्यालय में एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाने का काम भी लगातार चल रहा है, जिसमें 5 लाख किताबें रखी जा सकती है। और साथ ही दुनिया भर में अलग अलग देशों से पहले की तरह इस विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए यहाँ पर आएंगे। नए विश्वविद्यालय के कैंपस में कार्बन रेड्यूसेशन नेट और वास्तु का खास ध्यान रखते हुए सब कुछ तैयार किया गया है। 2000 स्टूडेंट्स के लिए एक अलग ऑडिटोरियम बनाने की बात भी चल रही है। 19 जून साल 2024 को इस विश्वविद्यालय के कैंपस का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ था, जिसमें 17 एशियाई देशों के अध्यक्ष आए हुए थे। और इससे स्पष्ट होता है कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में फिर से अपनी जगह को हासिल करना चाहता है और इसकी बिल्कुल सही शुरुआत हो चुकी है। भारतीय संस्कृति का ध्येय वसुधैव कुटुंबकम भी इस शुरुआत में काफी अच्छे से नजर आ रहा है, जो भारत को फिर से दुनिया के नक्शे में खड़ा करने के लिए बहुत ही जरूरी है। भारत में फिलहाल दुनिया के 170 देशों से आए 46,000 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं और अब भारत को शिक्षा के क्षेत्र में फिर से खुद को स्थापित करने के लिए अपने स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। स्टूडेंट्स के लिए जितनी ज्यादा महत्वपूर्ण शिक्षा होती है, उतना ही ज्यादा महत्व सुरक्षित एग्जामिनेशन का भी होता है और इसलिए जरूरी है कि भारत में पेपर लीक की घटनाएं भी खत्म होनी चाहिए, जिससे विदेशी स्टूडेंट्स का भरोसा इस देश की शिक्षा नीति पर बना रहे। उम्मीद है कि भारत सरकार और शिक्षा से जुड़ी बाकी सभी संस्थाएं इस दिशा में काम करेंगी। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण इस दिशा में एक बेहतरीन शुरुआत है और शुरुआत को अगर हम पहले की तरह भुनाने में सफल हो गए तो ये देश फिर से आर्यभट्ट जैसे विद्वान तैयार कर सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।